हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में आपने राउल्ट्स लॉ समझ लिया है एंड राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ की का एप्लीकेशन फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो ये भी लिक्विड सॉल्यूशन ही है, लेकिन इसमें सोल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है। तो हम लोग आज जानने वाले हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस की, तो इसमें बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट वाटर हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, शुगर वाटर सॉल्यूशन बना लेते हैं। मतलब सोल्यूट जो होना चाहिए वो एक सॉलिड होना चाहिए। जैसे आयोडीन को आप CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड में आप डिसॉल्व कर लीजिए, या सल्फर को CH2 में डिसॉल्व कर लीजिए। तो ये जो भी सॉल्यूशंस होंगे ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर हम लोगों को समझना क्या है कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो राउल्ट्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है, आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि वाटर ले लेते हैं, या CH2 ले लेते हैं, कोई अल्कोहल ले लेते हैं, कोई भी आप चीज ले लीजिए। जैसे सबसे यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वाटर भी चलिए ले लेते हैं। तो वाटर का अगर आप वाटर प्योर ले रहे हैं, अगर आप एक कंटेनर में प्योर वाटर ले रहे हैं, तो प्योर वाटर जब आप लेंगे तो उसका जो सरफेस होगा, जो सतह होगी उसकी ऊपरी, उस सतह पे जो पार्टिकल्स होंगे वो सब के सब वाटर के पार्टिकल्स होंगे, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ऑन द सरफेस, टोटल सभी। तो डेफिनेटली ये जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जब वेपर्स क्रिएट करेंगे, तो और यहां पर ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर्स बन करके और ऊपर जाएंगे। ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सब मॉलिक्यूल्स जो वाटर वाले हैं ये वेपर बन करके ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि हम अगर वाटर में, अभी तो ये प्योर वाटर है, तो इसके सरफेस पे सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के हैं, यानी H2O है। तो यहां पर जब वो एवेपोरेशन होगा, तो जो भी यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो वही सारे वेपर्स के रूप में वो ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जब हम एक सॉलिड को मिक्स कर देते हैं इन अ लिक्विड, तो सॉलिड को जनरली हम लोग नॉन वोलेटाइल मान के चलते हैं। हालांकि कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, लेकिन अधिकतर जो सॉलिड्स हैं वो नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आते हैं। तो सपोज कि हम अगर इसके बीच में, इसमें अगर हम डिसॉल्व कर देते हैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जैसे मान लीजिए कि शुगर हम इसमें डिसॉल्व कर देते हैं, ग्लूकोज डिसॉल्व कर देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, तब क्या होगा इन दैट केस कि ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, इस सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के नहीं होंगे। उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स सोल्यूट के भी आ जाएंगे, जो कि शुगर हो सकता है, या ग्लूकोज हो सकता है, या सॉल्ट हो सकता है, या कोई भी अदर सॉलिड हो सकता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। तो अब इसमें होगा क्या कि जब हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, उसमें एक लिक्विड ले लेते हैं, और लिक्विड लेकर के इसमें हम क्या करते हैं कि किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं। तो जब सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तब यहां पे क्या होता है कि कुछ जो है स्पेसेस सरफेस पे कुछ स्पेसेस लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स के होते हैं, यानी सरफेस के कुछ स्पेसेस पे लिक्विड यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और बाकी सारा जो बचा हुआ स्पेस है, जो हमने आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस से दिखाया है, और मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए ये मैं स्क्वायर से दिखा रहा हूं। तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, ये ऐसे स्पेसेस हैं जहां पे सोल्यूट, जो कि इस केस में सॉलिड है, तो वो सोल्यूट जो है उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो सोल्यूट के प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा कि जिस क्वांटिटी में यहां पे वेपर्स जनरेट हो रहे थे उस क्वांटिटी में वेपर्स यहां पे जनरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरफेस का कुछ हिस्सा सोल्यूट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, और इसलिए सरफेस पे जो जगह है वो कम है वेपर्स बनाने की। देयरफॉर इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ये सॉल्यूशन है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो नेचुरली जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी तुलना में कम होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि प्योर जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो चूंकि वोलेटाइल है, इसीलिए उसके जो वेपर्स होंगे वो ज्यादा अमाउंट में निकलेंगे, क्योंकि वहां पे सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब सॉल्वेंट है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सरफेस पे, उनके अलावा बहुत सारा स्पेस सोल्यूट पार्टिकल्स के द्वारा भी ऑक्युपाई कर लिया जाता है। इसके वजह से यहाँ पे जो वेपर्स होंगे वो कम जनरेट होंगे, जिसके वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के केस में जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है उससे स्लोअर होगा। इस वजह से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ये एक समझने वाली बात हो गई। दूसरी बात अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करें तो सपोज कि जो प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, तो सपोज हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो P0 है, और जो सॉल्यूशन है उसमें जो वोलेटाइल लिक्विड है या सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर P है। तो राउल्ट्स लॉ क्या करता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी कैन से कि वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं हम लोग, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो अगर यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सोल्यूट तो सॉलिड है तो वो तो वेपर जनरेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो आएगा कहां से, सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। और यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे तो P विल बी इक्वल टू P नॉट X। अब यहाँ पे P नॉट क्या है, तो आप जानते हैं कि P नॉट जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर हमारे पास सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे दो वोलेटाइल कंपोनेंट ना होकर के सिर्फ एक ही वोलेटाइल कंपोनेंट है और वो सॉल्वेंट है, और यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू दिस P नॉट X। और ये P नॉट क्या है, तो ये सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट लिख देता हूं, ये जो सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, और ये X क्या है, तो ये भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो आई थिंक कि इसमें इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसे हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम निकाल पाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और बात आ गई, अब हम लोग जरा इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राफिकली जब आप चीजों को समझ लेते हैं तब आप ये कह सकते हैं कि नाउ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक। तो ग्राफिकली समझें, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन होगा। तो हमने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाते हैं तो प्रीवियस वीडियोज में आप देखेंगे कि उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, और यहाँ पे भी इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इसमें भी जो ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, yt इज इक्वल टू P नॉट X। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, जहां पे c यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब c की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं देन इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू mx। तो कुछ इसी से मिलता हुआ इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। y के जगह पे क्या है, ये
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, और यहाँ पे एक एक्स के जगह पे यहाँ पे एक्स है, यानी कि मोल फ्रैक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में भी जो ग्राफ होगा, है ना, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। आई होप कि आप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस एप्लीकेशन, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, पता है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब ये कैसे, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें देखते हैं। सी यू देन।